अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। क्या हुकूमत का मुआशी बहरान से निकलने का दावा दुरुस्त है? क्या वाकई मुआशी इस्तेहकाम आ गया है? वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार ने आज एक मरतबा फिर से दावा किया कि बहरान बहुत शदीद था और लेकिन इस पर काबू पा लिया है। वज़ीर खजाना ने पेट्रोलियम लेवी, डब्बा पैक दूध और खाने पकाने के जो तेल है उसके हवाले से भी आज वजाहत दी कि कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। उन्होंने कहा कि हमने रवायती बजट से हटकर बजट बनाया है, मजीद तबाही और गिरावट रुक गई है। ये जो एक बहस है कि जी 0.29 से 3.5% क्या होगा कि नहीं होगा, इट इज़ इजीली अचीवेबल। हमने बड़ा मॉडेस्ट टारगेट रखा है। आपने भी देखा होगा कि ये कोई वैसे भी कोई इतनी अनरियलिस्टिक ये प्रोजेक्शन नहीं है। IMF ने खुद का 3.5% का टारगेट IMF ने अनाउंस किया है। कैलकुलेशंस के हिसाब से हमने जो किया है उसके हिसाब से ये डूएबल है। पिछली हुकूमत 25 ट्रिलियन से 50 ट्रिलियन पर पहुंचा दिया, पब्लिक डेट लायबिलिटी 30 ट्रिलियन से 60 ट्रिलियन पहुंचा दी। वो अफोर्डेबल नहीं है। लेकिन जो 6.5% PMLN ने छोड़ा वो अब 21% है। तो इससे डबल जेपर्डी, एक तरफ डेट स्टॉक डबल, दूसरी तरफ जो रेट है वो 3.5 टाइम्स फ्रॉम 6.5 से 21%। तो दैट्स अ किलर। तो इसी वजह से आप देख रहे हैं कि जो डेट सर्विसिंग इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आइटम इन आवर बजट इवन दिस ईयर। वल्नरेबिलिटी बहुत स्टीप थी और बहुत गहरी थी, उसमें से हम निकल के मेरे नज़दीक हम अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल हो गए हैं। ये अब मजीद डिक्लाइन, मजीद तबाही, मजीद गिरावट वो रुक गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी दावा है कि मुश्किल हालात के बावजूद एक मतवाजन बजट दिया। बजट बनाना एक मुश्किल काम था। चेयरमैन PTI की तरफ से पैदा किए गए सियासी अदम इस्तेहकाम ने मुल्क की मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि मुआशी तरक्की का बराह रास्त ताल्लुक सियासी इस्तेहकाम से है। अवामी खुशहाली के लिए मिसाक मईशत ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता दिखाई देता है। क्या हुकूमत का मुआशी इस्तेहकाम हासिल करने का दावा दुरुस्त है? क्या बजट हकीकत पसंदाना है? क्या IMF से मामला तय पाने के करीब हैं? और क्या ये जो हुकूमती दावे हैं मईशत को संभालने के, ये दुरुस्त हैं या नहीं? एक तो प्रोग्राम में ये इशू है जिस पर बात होगी। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की टूट फूट के बाद नई सियासी जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पर सबकी नजरें हैं। दुनिया न्यूज के मुताबिक इस पार्टी में शमूलियत के लिए चीना ग्रुप और जहांगीर तरीन के दरमियान हतमी मामलात भी जो है वो तय पाने के करीब हैं। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये ग्रुप भी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लेगा। लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के रहनुमा परवेज खटक ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने की तरदीद कर दी है। उन्होंने ट्विटर पर अपने एक बयान में कहा कि वो वाज़ेह करना चाहते हैं कि किसी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं हो रहे। सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं वो झूठ पर मबनी और बेबुनियाद हैं। शाह महमूद कुरैशी ने भी आज नई पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि इस पार्टी की लॉन्चिंग इमरजेंसी में डेथ ऑन अराइवल जैसी है। इस नई पार्टी का मुस्तकबिल क्या है? क्या ये पार्टी चलेगी? इस पर प्रोग्राम में जो है वो आज पहले बात होगी। और मेरे साथ प्रोग्राम में हमें जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब, जो कि रहनुमा हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के। उनसे पहले बात होगी, उसके बाद फिर हमारा पैनल हमारे साथ होगा, मईशत पर बात करेंगे। खुर्रम रोखड़ी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, ये पार्टी आपको बनाए हुए अब 2 दिन हो गए हैं, फीडबैक आपको क्या आ रहा है पार्टी का? और वही सवाल जो सबके लबों पर है कि ये पार्टी चलेगी? नहीं, पार्टी क्यों नहीं चलेगी? अगर ये होता है कि पार्टी बना कौन रहा है और वो अपने किरदार में और अपने मिजाज में वो कितना संजीदा है, और उसके वसाइल, यानी पार्टी के वसाइल, उसकी अपनी हेल्थ, उसकी मेंटल कैपेसिटी, उसकी मेंटल कैपेबिलिटी, उसका बैकग्राउंड, जो ग्रुप भी पार्टी बना रहा है उसके तमाम ये क्या लवाजमात लफ्ज़ कह लें या उसके इन फैक्टर्स को क्या वो अचीव भी करता है और उसके अंदर मौजूद है, तो तब जाकर हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये काम होगा कि नहीं होगा, और क्या ये काम संजीदगी से किया जा रहा है, पहली चीज़। फिर दूसरा सबसे अहम चीज़ ये है कि पार्टी अनाउंस किस वक्त हो रही है और लॉन्च कब हो रही है, और पार्टी का जो बुनियादी जहाँ से लोगों ने आना है वो कौन लोग हैं। 9 मई जो है, 9 मई एक क्रिटिकल थ्रेशोल्ड है, लाइक अ ब्रिंक। एक उसके बाद एक ऐसी स्टीप पे पहुंच गया था तहरीक इंसाफ का पूरा मामला कि उसके आगे खाई है, और मुल्क एक पॉलिटिकल प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी से जो पिछले हम 1 साल से देखते आ रहे हैं
कि उसने एक पॉलिटिकल पार्टी से हट के एक नए अडॉप्शन की, एक नया रास्ता चुना, और वो रेजिस्टेंस का रास्ते से हट के फ्रिक्शन का और डिजास्टर का रास्ता था, और उस रास्ते के ऊपर वो चल पड़े और स्टीयर करते करते अपने मैसेज को भी, लोगों को भी साथ ले जाके आखिर वो बबल बर्स्ट होता है 9 मई को आके, और वो उसको पूरा एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ बर्स्ट करना चाहते हैं, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेज लाजमी नहीं होता कि जो आदमी एक इवेंट कर रहा हो कॉन्सिक्वेंसेज वैसे हों। तो जब ये 9 मई का काम हुआ तो उस वक्त पार्टी का, तो हम पहले सोच रहे थे, जहांगीर खान वाज थिंकिंग, अलीम खान भी सोच रहे थे, ये सारे जो मेरे जैसे जो ये लोग हैं, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बहुत अरसा पहले से अलहदा कर दिए गए, इंटेंशनली इनको दूर कर दिया गया। अब 9 मई के बाद वो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगियां गुजारी थी तहरीक इंसाफ के अंदर, मेहनत की थी, मैं उनकी इंटेंशंस पे भी डाउट नहीं करूंगा, ना उन पे तंज करूंगा, ना पार्टीज में तमाम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो इन बड़ी बातों के साथ इलेक्शन की तरफ जाना चाहते थे, वो इन बड़ी बातों के साथ इमरान खान के साथ इलेक्शन की तरफ जाना चाहते थे, लड़ाई की तरफ तो नहीं जाना चाहते थे, और ना वो ये चाहते थे कि मुल्क के अंदर फसाद हो। तो अब 9 मई के बाद उनके पास क्या ऑप्शन थी? आपने देखा होगा पार्टी की जो लॉन्चिंग है वो इतनी जबरदस्त और शानदार है कि उसके अंदर बहुत बड़ी तादाद लोगों ने जो मैटर करते हैं और जो जिनकी अपने इलाकों के अंदर एक पूरा वजन है, वो तमाम लोग उसके अंदर शामिल थे। ये तो है लॉन्चिंग। पाकिस्तान का एक और कल्चर भी है कि लोग देखते हैं कि जी क्या होता है, जरा आप करके दिखा दें, मैच आप खेल लें, तो अगर आपने अच्छा लॉन्चिंग हो गई तो चीजें ठीक नजर आई तो हम भी ज्वाइन कर जाएंगे। हमारे कितने दोस्त लेकिन रोकड़ी साहब ग्रुप्स हैं, इस पर कुछ तनकीद भी है, जाहिर बात है। मैं चाहता हूं दोनों हवालों से आप जवाब दीजिएगा। एक तो ये कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि लीडर आ गए हैं लेकिन वोटर जो है वो आए हैं या नहीं इसका कोई नहीं पता, और दूसरा ऑप्टिक्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ विजुअल्स हमने सोशल मीडिया पर देखे, ये तहरीक इंसाफ के जो साबिक रहनुमा थे उनके चेहरे उतरे हुए थे और उनसे कोई लोग पार्टी के हवाले से कोई अच्छा नतीजा या इसकी लॉन्च के हवाले से कोई अच्छा नतीजा नहीं ले रहे। तो इस इंप्रेशन को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए ये नेचुरल है सर, ये होना था। 3-4 दिन पहले तक कुछ लोग किस मकाम पर खड़े थे और कैसे थे, और अचानक वो इस तरह की जब इस कैफियत में आएंगे तो उनके लिए इसको फेस करना क्या आसान होगा? टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत मुश्किल होता है। अच्छा। लेकिन वो आए क्यों? 9 मई एक वाकया है जिसके यानी मैं जिस चीज को देखता हूं, मैं क्यों उनको एज देते हुए, उनको मुस्बित समझते हुए उनके ऊपर कोई ऐसी चीज नहीं करता हूं जिससे वो डिसार्ट हो कि वो को फौज में भर्ती होकर बॉर्डर पे जंग तो लड़ने गए नहीं थे कि बॉर्डर से वो पिस्पाई करके वापस आ गए। हमारी कौम का मिजाज क्या बना हुआ है? इमरान खान ने मिजाज दे क्या दिया इन लोगों को कि फ्रॉम पार्टी के 9 मई को क्या पार्टी निकली इमरान खान के साथ? 1000 से ज्यादा, 1500 से ज्यादा कोई बंदा नहीं निकला। जो कल्ट की सूरत इख्तियार कर गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो निकली है। और इस कल्ट से कौन खौफजदा नहीं है? इस कल्ट के जो बिहेवियर है सोशल मीडिया से लेके बाहर, क्या ये खौफजदा नहीं है? इंसान अंदर से अपने आप को भी देख रहा होता है। तो ये फैक्टर उस पर हम कहें कि जी वो क्यों परेशान, आप ये कह रहे हैं कि जो रहनुमा आपके साथ आए भी हैं उनके लिए भी ये मुश्किल फैसला था, उनके लिए भी ये मुश्किल फैसला था इस पार्टी की लॉन्चिंग करना या वहां पर मौजूद होना? नहीं, लॉन्चिंग नहीं नजर, लॉन्चिंग तो हम लोग कर रहे थे, ये लोग हमें ज्वाइन कर रहे थे। उनके लिए मुश्किल फैसला ऐसे था कि हमारा कल्चर ऐसा है, हमारे कल्चर के अंदर एविडेंस, हमारे कल्चर के अंदर बुरहान, हमारे कल्चर के अंदर लॉजिक को कहां एक्सेप्ट किया जाता है। लोग इमोशनली नेगेटिव चार्ज हो जाए तो उसका यानी आपकी लॉजिक सुनता कौन है? तो जो सोशल मीडिया के ऊपर बदतमीजी और बदतहजीबी का एक बहुत बड़ा तूफान है, उसने तो आपके मुल्क के हुक्मा और संजीदा हकीम और फतीन लोगों को खामोश कर दिया, जाजूद जानते हुए कि वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन इनकी खौफ की वजह से वो भी नहीं बोलते। तो ये बेचारे क्या करते? इनकी परेशानी जायज थी। लेकिन दूसरा जो आपने सवाल किया था कि क्या वोटर आता है, बताइए जो वोटर वाली बात है जी, वोटर वाली बात कि वोटर साथ आया है या नहीं, इसका तायुन कैसे होगा, या वो क्या आपके साथ है? सबसे अहम चीज ही यही है कि इस पार्टी का बनाने का मकसद ही यही था कि ये तमाम लोग वो हैं कि जिन्होंने कब से मेहनत शुरू की। अगर मैं अपने आप को देखूं, मेरे तो तहरीक इंसाफ से शुरू हुए, मेहनत करते रहे, एक स्टेज पे जाके पहुंचे, और एक स्टेज पे जाके इन्होंने जब रास्ता चेंज किया, हमने ऑब्जेक्शन की तो इन्होंने निकाल के बाहर फेंक दिया।
तो हमारी वो तमाम मेहनत क्या जाया हो गई? मेहनत कभी भी जाया नहीं होती। आज आप इस चैनल के अंदर मेहनत कर रहे हैं, आपको अल्लाह ताला ने एक मकाम दिया है, आप चाहे जिस भी चैनल में चले जाएंगे, ये वाली चीज आपकी जाया नहीं होगी। हमारा टारगेट था क्या? पीटीआई का जो वोटर है, क्या वो नून को वोट देगा? कभी भी नहीं देगा। वो क्या पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को वोट देगा? नहीं देगा। उन्हीं की जिद में तो ये वोटर यहां पे खड़ा हुआ था। अब उन तमाम वोटर्स का हम सिंसेरली, ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ और एक अच्छी नीयत के साथ जब हमको एक दिफा करेंगे तो वो वोटर तो हमारा ही है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये वोटर इमरान खान का है? यानी एक ट्वीट की गई इमरान खान की अपनी पार्टी के पेज से कि आप दरख्त को भी खड़ा करोगे तो वोट दरख्त का है। इससे ज्यादा एम्बैरेसमेंट या इससे ज्यादा इलॉजिकल कोई बात कर सकता है कि कहां पर मेरिट की बातें, कहां पर हिकमत की बातें, कहां पर डिलीवरेंस की बातें। ये जरा जी ये बताइएगा। अब जारी बात है आपकी बड़ी इस पर सोच विचार है कि पार्टी ने आगे क्या करना है। नून लीग की तरफ से कुछ इशारे आए हैं, को रहनुमाओं ने बातें की हैं कि मिलजुल कर आपके साथ चलेंगे या आपका और उनका रास्ता जो है वो इकट्ठा हो सकता है। तो क्या नून लीग के साथ कोई वर्किंग रिलेशनशिप बनाने का सोच रहे हैं आप? अजहर, मेरा इसके ऊपर जाती जो इसका जवाब है वो ये है कि हम उस तमाम पॉलिटिक्स को जो कि मनफी चार्ज करके, नफरत की बुनियाद पर, जहां पे बिग नो करके बाकी तमाम पार्टीज को समझा गया कि ये सारी मुल्क दुश्मन है और समझा गया कि मैं और मेरे साथ जो हैं ये हक पर हैं और बाकियों को बातिल पे लेके जाया गया, इस चीज का खात्मा जरूरी है। एक दूसरे को बर्दाश्त करना जरूरी है। और कोई भी पार्टी, क्या तहरीक इंसाफ जब तक गवर्नमेंट में थी तो क्या इल्हाक करके दूसरी पार्टी के साथ नहीं बैठी थी? इल्हाक अगर जस्ट कॉज के लिए है और बेहतरी के लिए है और अच्छाई के लिए है तो नून है, चाहे पीपीपी है, चाहे कोई भी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, मेन पार्टी, हमें क्यों इतराज होना चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री? या मुझे पता है अगर मैं क्या करना चाहता हूं और मेरी इंटेंशन ठीक है और मेरा मुल्क है ना, मेरे मुल्क की पार्टियां है ना, ये कोई इंडिया की पार्टियां तो है नहीं कि हम कल हमारे ऊपर कहा जाए कि क्यों किया जा रहा है। तो ये जो एक बयानिया फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, नेगेटिव इसको लेके जाया जा रहा है और ये कि जी इनके पास वोटर नहीं है, आप थोड़े से दिन गुजरने दें, आप देखिएगा कि वो लोग जो सेकंड वेव इंतजार में बैठी हुई है, आप जब उनका आना देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये पार्टी स्वेल करती है, मजबूत होती है या कमजोर होती है। तो सर कुछ बड़े नाम तो अभी भी बाहर हैं। आज क्योंकि मेरी 2 दिन पहले महमूद मौलवी साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि परवेज खटक से कोई बात चल रही है। कोई एक ये भी ग्रुप है, एक और भी ग्रुप है। तो खटक साहब ने आज तरदीद कर दी है, तो उनसे को आप लोगों का राब्ता था? क्या कोई बात हुई थी पार्टी में उनकी शमूलियत के लिए? सर देखें, खटक साहब की तरदीद जस्टिफाइड है। कोई भी सियासतदान जिसकी अपनी स्टैंडिंग है, जिसकी अपनी वर्थ है, वो कभी भी कोई कच्चा कलाम या ऐसी बात नहीं करेगा कि उसकी अपनी जात के ऊपर नुक्स आए। ये बड़े सियासतदान हैं और इन्होंने बड़ी मेहनतें की हुई हैं। मैं पर्सनली मेरी पर्सनली ख्वाहिश भी है और कोशिश भी होगी कि खटक साहब पार्टी ज्वाइन करें और पार्टी की कमान संभालें और पार्टी को लेकर आगे चलें। वाई खटक साहब? खटक साहब को मैं बाकी तमाम जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं उनमें ज्यादा एज देता हूं क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी के अंदर लोगों को पूरे पाकिस्तान में से साथ मिलाकर चलने की कैपेबिलिटी मौजूद है और वो मामलात को समझने वाले इंसान हैं और पार्लियामेंटेरियंस हैं वो उन पर एतमाद करते हैं। तो खटक साहब की पर्सनैलिटी ऐसी है कि हम पूरी, मैं तो अपनी जाती तौर पर भी कोशिश कर रहा हूं कि खटक साहब ज्वाइन करें, लेकिन खटक साहब का सोच समझकर और एक तरीके के साथ आना वो जस्टिफाइड है। अल्लाह के हुक्म से खटक साहब को हमारे साथ ही होंगे। जी सर। अच्छा, और कुछ बड़े नाम, जारी बात है, एक तो असद उमर अभी ही सिटिंग आउट, वो अभी तक जो है वो बैठे हुए हैं, और दूसरा शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात तो हुई थी, फवाद चौधरी की, इमरान इस्माइल की, महमूद मौलवी जाकर मिले थे, पता नहीं क्या बात हुई बहरहाल, मगर आज उन्होंने तनकीद बड़ी की है। तो उनकी तनकीद का जवाब है पार्टी के ऊपर शाह साहब की? सर मैं शाह साहब के मामले में बहुत रिजर्व कमेंट रखता हूं। शाह साहब एक ब्यूरोक्रेटिक टाइप पॉलिटिशियन है और शाह साहब का एक अपना मिजाज है और उनका एक अपना बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड, जो ज्यादा उनकी पॉलिटिक्स के ऊपर असरअंदाज है।
जो दूसरा नाम आपने असद उमर साहब का लिया, असद उमर साहब भी एक कॉरपोरेट कल्चर से आकर पॉलिटिक्स के अंदर आए हैं और अभी वो जो कॉरपोरेट कल्चर का मिजाज है वो अभी तक उनकी पर्सनैलिटी पर हावी है। असद उमर साहब के लिए ऑल ऑफ सडन अब्रप्टली बाहर आना और आकर ऐलान कर देना वो उनके लिए मुश्किल था, उनकी पर्सनैलिटी में वो चीज मुश्किल था। लेकिन ये दोनों, शाह महमूद कुरैशी साहब को मैं छोड़ता हूं, लेकिन असद उमर को अगर मैं कहूं तो असद उमर को कहां का छोड़ा इस पूरे 9 मई के बाद। अगर कोई आदमी इस वक्त तन्हाई का शिकार है और एक आदमी अगर इस वक्त पूरा एक बेबसी का शिकार अगर देखते हैं तो असद उमर साहब की आपको नजर आएगी। लेकिन हमारी कोशिश पूरी होगी कि उनको उनके मकाम के मुताबिक असद उमर को उसकी जो डिग्री। अच्छा रोकड़ी साहब ये बताइएगा, इंतखाबात चाहते हैं आप भी और जल्द इंतखाबात चाहते हैं? मतलब जल्द से मुराद ये कि जो भी अर्लीस्ट डेट पॉसिबल। मेरी जाती राय अगर आप लें तो मैं उस पर बोलूंगा या इज्तिमाई राय के ऊपर आप कहेंगे? जाती बेहतर होगी। मेरी जाती राय सर मैं तो ये पूछना चाहता हूं पार्टी तैयार है इलेक्शन के लिए या नहीं आपकी? सर देखें, पार्टी वजूद में आ रही है 2 दिन पहले, और जब कोई चीज आ जाया करती है, मैं तो बिलीव करता हूं कि जिस भी इवेंट या बला, एक पुरानी कहावत है कि जिस भी बला या जिस भी मुश्किल या जिस भी चैलेंज के दरमियान एक रात का वक्फा हो तो उससे घबराया नहीं जाता। तो इसलिए मैं तो किसी सूरत घबराने वाला इस कायल नहीं हूं कि घबराया जाए और चीज से भागा जाए। ये तो है मेरा जाती एक एटीट्यूड, या मैं कहूं कि मैं जिस पे अपनी जिंदगी को इस्तेमाल करता हूं। लेकिन दूसरी तरफ आए कि मुल्की हालात को देख के अच्छा मैं ये देखूं कि इस शदीद तरीन केओस के खात्मा जैसे हो रहा है, और इस खात्मे के बाद जब तक रिट ऑफ द लॉ और गवर्नमेंट की रिट एस्टैब्लिश नहीं होती और इदारे अपनी अपनी जगह पर सुकून नहीं पाते और लोगों के ज़हन से जो एक मनफी इर्ताश, उनके जो रुझान हैं, वो जो नेगेटिविटी हुई है और कानून अमल नहीं करता पिछले पूरे केसेस में। इमरान खान शुड फेस द लॉ, इमरान खान शुड गो टू द कोर्ट्स, इमरान खान शुड फेस ऑल द केसेस, और उसके बाद लोगों के लिए आसान है फैसला करना कि ये बंदा क्या ठीक है कि गलत है। यानी एक चीज को अभी तक लोग जज ही नहीं कर पा रहे। लोग तो जो उसके साथ हैं, यंग जनरेशन स्पेशली, वो तो ऑब्सेस्ड है। ऑब्सेशन एक ऐसी चीज है कि जिसमें दिमाग तो इतना काम कर नहीं रहा होता। मेरी पर्सनल राय में इलेक्शन बहुत आगे भी नहीं जाना चाहिए, बहुत आगे भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर एक कड़ा एहतसाब हो जाए कबल अज इंतखाब, कड़ा एहतसाब कबल अज इंतखाब, और ये जो हमारा इकोनॉमी के अंदर 2-3 चीजें ठीक कर दी जाएं तो बहुत बेहतर होगा वो। ठीक है रोकड़ी साहब, खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, हमारे साथ मौजूद थे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा। बहरहाल मईशत बड़ा सवाल है, और क्या वाकई हुकूमत का दावा दुरुस्त है कि मईशत को हुकूमत ने संभाल लिया है? इस ब्रेक के बाद वापस आकर बात करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। क्या हुकूमत का दावा दुरुस्त है कि मईशत जो है वो संभाल ली गई है? आज डार साहब ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब सेनेटर हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, वफाकी वजीर ममलिकत हैं, बराए पेट्रोलिंग, मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। शुक्रिया। और मुज़म्मिल हसन साहब हमें जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, तर्जुमान भी रह चुके हैं और वैसे भी एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमी के चीज़ों को समझते हैं। मुज़म्मिल हसन साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर साहब आपसे इस गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूँ। हुकूमत को वाकई लगता है चीजें अब काबू में आ गई हैं, और जो गिरावट है, देखिए मेन क्वेश्चन तो ये है कि जो गिरावट का अमल है, क्यों हुकूमत को लगता है कि बस दिस इज इट, अब इसके बाद बेहतरी है? देखिए पिछले 2-3 महीने में, पूरे साल के अंदर तो नहीं मगर पिछले 2-3-4 महीने में हमारी जो इम्पोर्ट्स हैं वो कम है और हमारी एक्सपोर्ट्स ज्यादा हैं। तो जिस चीज की वजह से दबाव पड़ता है, होता ये है कि आप चीजें इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करने के लिए आपको डॉलर चाहिए। वो डॉलर लाने का वाहिद तरीका ये है कि आप एक्सपोर्ट के जरिए अपने डॉलर ले आएं। तो अगर एक्सपोर्ट बहुत कम हो और इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो तो उसका अदम तवाज़ुन जो है उसकी वजह से रुपया डिवैल्यूएट होना शुरू हो जाता है। तो पिछले 2-3 महीने से वो एक अच्छी बड़ी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, जिसकी वजह से लगता है हम इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं। अगर आप बजट को देखें तो आपको 2 मैं अहम पहलू बताऊंगा एट दी हाईएस्ट लेवल। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको इसमें कोई चीज नहीं मिलेगी जो अमीर आदमी के लिए। आपको पिछला बजट याद है, उसमें एक टर्फ की स्कीम आई थी जिसमें 50-60 लोगों को तकरीबन 5 से 6 बिलियन डॉलर, 5 से 6 हजार मिलियन डॉलर सिर्फ चंद सेठों को दे दिए गए थे। आपके इस पूरे प्रोग्राम के अंदर, पूरे बजट में
कोई चीज नहीं मिलेगी जिसमें सेठ को फायदा हो। अच्छा। तो फिर सवाल ये उठता है कि किसको फायदा अगर सेठ को फायदा नहीं। ठीक है। तो आपको ये पता चलेगा कि एक तो गरीब आदमी को सहूलत देने के लिए वो जो हमारे एब्जेक्ट पुअर लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं, उनके लिए जो बेस्ट का प्रोग्राम था उसको पिछले साल भी बढ़ाया गया, अब उसको 650 मिलियन तक ले जाया गया। तो वो बहुत बड़ा इजाफा है। दूसरी बात यह कि हमने 2 अलग-अलग पॉलिसीज बनाई, एक दही इलाकों के लिए और एक शहरी इलाकों के लिए। जो दही इलाके की स्ट्रैटेजी है वो ये है कि एक तो पैदावारी चीज, जितनी भी चीजें मुंसलिक हैं पैदावार से, दही पैदावार से, ज़रई पैदावार से, उनके ऊपर से टैक्स फैक्ट हटा दिए गए, चाहे वो सीड हो, चाहे वो हार्वेस्टर हो, चाहे वो कोई और मशीनरी हो, और खाद के ऊपर भी सब्सिडी थोड़ी रखी गई। जी, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, वो तमाम चीजें जो हैं उनको इंसेंटिव दिया गया है और उन पे से टैक्स वैक्स हटा दिया गया है। दूसरा जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट था उसको बढ़ा के 2250 मिलियन का कर दिया गया, यानी तकरीबन 2.2 बिलियन का जो क्रेडिट है वो बढ़ा दिया गया है ज़राअत के लिए। दूसरी तरफ हम ये चाहते हैं कि हमारे ज़रई दही इलाके जो हैं वो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म भी साथ के साथ शुरू होना कर दें। तो जहां पे पैदावार बढ़ाई गई है वहां पे छोटी छोटी फैक्ट्रियों के लिए कर्जे दिए जाएंगे। देखिए, अभी मेन मसला तो महंगाई का था। मैं जरा सिर्फ एक, मुझे पता, मैं जरा लंबा कर दिया। तो मैं दही इलाके को इंक्लूड कर देता, शहरी फिर अगली राउंड में कर देता। तो इसमें यह किया गया है कि जहां पे आपने आड़ू देखे हैं या आम देखे हैं या पीचेस देखी हैं जो गल सड़ जाती हैं, तो उन्हीं इलाकों के अंदर पल्पिंग के छोटे छोटे कारखाने, जैम बनाने के, अचार बनाने के, जूस बनाने के, पैकेजिंग के लिए उनको तवानाई भी फराहम की जाएगी एक नई पॉलिसी के तहत, बायोफ्यूल पॉलिसी के तहत, और उनको सस्ते कर्जे भी दिए जाएंगे ताकि लोग स्किल्ड भी हों और वहां पे एक रेवोल्यूशन साइलेंट आ जाए, लोगों को वहीं पे इलाके के अंदर इंडस्ट्रीज लगे, वहीं पे रोजगार मिले। शहरी पे भी जरा बात करते हैं कि आगे मामला जो है वो वहां पे ये इकोनॉमी को उठाने के लिए क्या करें। लेकिन मैं मुज़म्मिल असलम साहब, ये जो नंबर्स हैं स्पेशली इन्फ्लेशन रेट के हवाले से, जीडीपी ग्रोथ के हवाले से, और ये जो जिनको हम आमतौर पर बजट में जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़े नंबर्स जो है वो कहते हैं, आपको हकीकत पसंदाना लगते हैं? टारगेट जो है ये बजट तजावीज रियलिस्टिक हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैंने पहली दफा देखा है कि कोई बच्चा जो है स्कूल में 8 के 8 पर्चों में फेल हो जाए और वो अपनी रिपोर्ट कार्ड जो है पूरे खानदान को जाके दिखाए कि देखिए जी मेरी रिपोर्ट कार्ड। तो ये क्रेडिट जो है इस हुकूमत को जाता है। और जो इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे में अपनी रिपोर्ट कार्ड दी है, माशाल्लाह आपको 76 साल में ढूंढ के नहीं मिलेगी ऐसा इकोनॉमिक सर्वे। इतना जिसे कहते हैं ना कि खराब, मतलब सी ग्रेड भी नहीं, डी ग्रेड भी नहीं, ई भी नहीं, एफ की भी तौहीन होगी, ऐसा माशाल्लाह से जो है ये इकोनॉमिक सर्वे इनकी अपनी रिपोर्ट कार्ड है। और फिर उसके बाद आपने बात की कि अगले साल के जो हदफ है, क्योंकि 76 साल का हर रिकॉर्ड तोड़ा है, मतलब ऐसा भी नहीं 76 साल का हर रिकॉर्ड, महंगाई हो, ग्रोथ के मामलात हो, चाहे उसमें अनएम्प्लॉयमेंट के मामलात हो, चाहे करेंसी का मामला हो, चाहे शरह सूद का मामला हो, हर रिकॉर्ड, ठीक है ना। और उसके बावजूद फिर जो बजट आया, कल का जो बजट आप देख लें, उसमें जो है पिछले साल के बजट और जो असल नंबर आए उसको देख लें, उसमें तो एफ क्या, वो तो जेड मिलना चाहिए कि जो बजट इन्होंने अनाउंस किया उसके बाद उसको तब्दील करते रहे, मिनी बजट लाए और उसके बावजूद जो इतना बुरा असर हुआ बजट का। अब जो तखमीने दिए गए वो तो ऐसे, अभी जो मैं बात सुन रहा था डॉक्टर साहब की, ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान में तो अगले साल गुर्बत नामी चीज ही मिट जाएगी ना। 3.5% ग्रोथ का टारगेट रखा है, शुक्र है पिछले साल 5% रखा था तो 0.3 हुई, अब खुद जो है 3.5% रखा है। और महंगाई का टारगेट रखा है 21%। 38% जब किसी मुल्क में एक साल महंगाई हो जाए ना, तो स्टैटिस्टिकली भी जो है ना वो अगले साल 10% से कम हो जानी चाहिए। और मजे की बात यह है कि आलमी मार्केट में प्राइसेस क्रश हो चुकी हुई है। 30% कमोडिटी प्राइसेस गिर चुकी है एक साल में, 22% खाने पीने की चीजों की कीमतें गिर चुकी हैं। फिर जो मैंने अभी सुना कि पिछली हुकूमत ने टर्फ बजट में रखा था, ये टर्फ मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, ये स्टेट बैंक का जैसे एक्सपोर्ट रिफाइनेंस प्रोडक्ट था, ये कभी भी किसी बजट में नहीं रखा और स्टेट बैंक ने ही उसको फाइनेंस किया था। और स्टेट बैंक का जैसे एम्प्लॉय पेरोल वगैरह उस वक्त आया था,
कोविड में, ये कभी भी हुकूमत पाकिस्तान का प्रोडक्ट नहीं रहा। और इसमें अगर इनको लगता है कि 600 एक को दिए हैं, क्लेम 600-200 की लिस्ट निकालें। मुजम्मिल भाई, हाँ अच्छा, एक क्लेम गवर्नमेंट का बड़ा कंसिस्टेंट है और वो ये कहते हैं कि ये जो पिछले रिपोर्ट कार्ड की क्योंकि बात हो रही थी, डार साहब ने बात की, आज प्राइम मिनिस्टर ने भी ट्वीट की और उन्होंने कहा ये जो अदम इस्तेहकाम है, सियासी अदम इस्तेहकाम, इसकी वजह तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और उस अदम इस्तेहकाम की वजह से ये जो है वो इतना बुरा जो है वो रिपोर्ट कार्ड जो है वो रहा है। तो आप इस क्लेम को किस तरह से देखते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जरूरी तो होती है, लेकिन क्या ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी थी कि जिसकी वजह से हुकूमत परफॉर्म नहीं कर सकी? लेकिन बात तो ये है ना कि कल डार साहब ने एक टीवी चैनल में, निजी चैनल में इंटरव्यू दिया 2 मिनट में, उनको गुस्सा चढ़ा तो उन्होंने उस 2 मिनट के क्लिप में पॉलिटिकल अदल इस्तेहकाम, IMF, आलमी साजिश और एंकर, इन चारों को जिम्मेदार ठहरा दिया मुल्क की बुरी मैशत। 4 लोगों को 2 मिनट। खुर्रम दस्तगीर ने सुबह जो है कह दिया कि IMF प्रोग्राम इमरान खान की वजह से नहीं होता। ठीक है ना, तो ये 3.5 साल जो हमारे थे, ये लोग तो सारे शायद हज उम्रे पे गए हुए थे, धरने ये तो वो सॉरी लॉन्ग मार्च इन्होंने किए, असेंबली में रोजाना शोर मचाया जाता था। ठीक है ना, क्या कुछ नहीं किया, आदम एतमाद ये लेकर आए। कितनी दफा जो है इन्होंने जो IMF के खिलाफ असेंबली में वोट इन्होंने दिया IMF के खिलाफ, और फिर बोलते हैं कि हमने IMF प्रोग्राम खराब किया। वहां पे कहते थे IMF के एजेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी, हम आएंगे IMF प्रोग्राम खत्म कर देंगे। और हुआ क्या कि हमारे प्रोग्राम को ही 9 महीने आगे बढ़ा लिया और अभी फिर IMF को कह दिया कि 30 जून को खत्म हो रहा है क्योंकि अभी भी बाकी है 3 रिव्यू, इसको बढ़ा लें। तो बात ये है भाईजान, जो अपनी फिर और कोई नहीं मिलता तो फिर आपस में इनके 2 वफाकी वजीर लड़ते हैं, मिफ्ता इस्माइल पे डाल देते हैं, कभी रिसाक डार मिफ्ता इस्माइल रिसाक डार पे डाल देते हैं। तो ये तो इनका ब्लेम गेम का सिलसिला। आज से पहले जब इनकी हुकूमतें आती थी तो पीपल्स पार्टी बुरी होती थी, जनरल मुशर्रफ बुरा होता था। तो नून लीग ने तो, ये वाहिद हुकूमत है, ये जब आई है पाकिस्तान जो है ना, मतलब पाकिस्तान के 3 बड़े क्राइसिस जो है ना, 1998, 2008-9 जब ये वजीर खजाना थोड़े अरसे के लिए थे, 2018 और 2022-23, ये 4 जो है ना बड़े क्राइसिस और हुकूमत मुस्लिम लीग नून की। और उसके बाद फिर ये हवाले कर दिया। वो तो अपनी हमें कारकर्दगी का बताते रहे हैं, लेकिन वो तो अभी भी 2013-2017 वाली कारकर्दगी को याद कर रहे थे। डॉक्टर साहब, अच्छा मुझे वो चले मैं आता हूँ जरा डॉक्टर साहब, मुझे एक ब्रेक का कहा, लेकिन ये जो मामला है कि क्या वाकई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी गैर मामूली थी कि हुकूमत जो है वो कुछ नहीं कर सकी, क्योंकि आप लोग दूसरा बजट जो है वो आप लोगों ने दिया है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर मुसद्दिक साहब, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्या इतनी ही गैर मामूली थी कि जिसकी वजह से हुकूमत परफॉर्म नहीं कर सकी, मईशत में जो गिरावट है वो नहीं रुक सकी? मेरे ख्याल में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो थी, उसमें फिर किसी हद तक ये दहशत गर्दी की जो आमेजिश की गई, जो हमले किए गए, आगे लगाए गई कोर कमांडर के जो शोहदा के मुजस्मे तोड़े गए, उससे ऑब्वियसली जिस मुल्क में ये सब कुछ हो रहा हो वहाँ पे एतमाद में कमी तो आती। लेकिन देखिए, मैं जिस बात पे फोकस करना चाहूँगा वो तो आने वाला बजट है। मैं तो आपको ये बताना चाहूँगा कि ये बजट है क्या। मैंने आपको दही इलाकों की स्ट्रैटेजी बता दी, वो इस अदम इस्तेहकाम के बावजूद है। मैं आपको शहरों की स्ट्रैटेजी बताना चाहता हूँ, वो भी इस अदम इस्तेहकाम के बावजूद है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जैसे मेरे भाई मुजम्मिल साहब कह रहे थे कि अगर 30% कमोडिटी की कीमत में कमी आ गई है, तो हमने तो ऑलरेडी 35% जो एक ग्रेड 1 से लेके 16 तक के मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी हैं। और 35% तो कोई भी शरह ऐसी नहीं है महंगाई की जो इससे ज़्यादा हो। आप जो मर्जी देख लें, चाहे वो आप वो 17 वाली देख लें या 28-29 वाली देख लें, हर लिहाज से जो बोझ गरीब आदमी पर पड़ा था उससे ज़्यादा तनख्वाह बढ़ा दी है। दूसरी बात यह है कि जो अमीर लोग हैं जरा थोड़े से 17 ग्रेड और उससे ऊपर 22वें ग्रेड तक 30% उनकी भी बढ़ा दी है। और पेंशन वाले लोग, क्योंकि उन पे टैक्स नहीं लगता, उनको कैश सीधा सीधा मिलता है, तो 17.5% उनकी भी बढ़ा दी है। मिनिमम पेंशन भी बढ़ा दी है और मिनिमम वेज जो है वो 32-33 हज़ार कर दी है। और वो प्राइवेट सेक्टर के लिए आपको भी अपने लोगों को अब पूरी 32-33 हज़ार तनख्वाह कम से कम देनी पड़ेगी। तो उससे ये होगा कि महंगाई की वजह से जो थोड़ा सा बोझ लोगों
लोगों पे थोड़ा नहीं बहुत बोझ पड़ा है, वो कम हो जाएगा। और अगर जैसे मुजम्मिल साहब कह रहे हैं, अच्छी बात है, इन्होंने बड़ी अच्छी नवीद दी है कि अगर आने वाले वक्त में 30% कमोडिटी प्राइस कम हो जाएगी या इससे भी ज्यादा कम हो जाएगी, तो फिर तो ऑलरेडी हम तनख्वाह कम थोड़ी बड़ा करेंगे। इशू बैरूनी जो अदायगियां हैं हमारी वो है। डार साहब ने आज पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान को अपनी ये कमिटमेंट्स तो पूरी करना होंगी, लेकिन क्या हम इस पोजीशन में हैं कि अपनी ये जो कमिटमेंट्स हैं आने वाले सालों में ये पूरी कर लेंगे गिवन हमारे जो रिसोर्सेज हैं? जी, इस वक्त जो बाज़ाहिर लग रहा है पिछले 2-3 महीने से तो एक्सटर्नल सेक्टर में हम सरप्लस हैं, साल में पूरे नहीं, लेकिन हमारी इस वक्त जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इंपोर्ट से ज़्यादा हैं, तो हम थोड़े से सरप्लस हैं। मगर ये काफ़ी नहीं है कि हम तमाम अपनी अदायगियाँ कर सकें। उसके लिए हमने कई चीज़ें जो हैं वो अपने रिजर्व्स बढ़ाने के लिए भी और दीगर ममालिक से बातचीत चल रही है। मैं आपको फॉर एग्जांपल ये बताना चाहता हूं कि अगले 90 दिन के अंदर अंदर हम तकरीबन $10 बिलियन या 120 दिन के अंदर अंदर $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में रिफाइनरी सेक्टर में करेंगे। उसके अलावा हमारे पास जो मादनियात का और माइनिंग का सेक्टर है उसके अंदर अगले साल के अंदर बहुत सी आपको इन्वेस्टमेंट नज़र आएगी, बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स नज़र आएंगे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के। अच्छा। उसके अलावा हमारी बहुत सी गुफ्तगू चल रही है रिन्यूएबल एनर्जी में, दीगर ममालिक के साथ भी चल रही है, प्राइवेट सेक्टर्स के साथ भी चल रही है, तो हमें नजर आता है कि वहां से एनर्जी प्राइसेस नीचे आएंगी। एनर्जी प्राइसेस, ये रूस का आपको पता है कुछ एक हफ्ते भर के अंदर जहाज आने वाला है, और हमारा टारगेट ये है कि हम अपना जो क्रूड ऑयल है यानी खाम तेल जो है उसका 1/3 जो है वो डिस्काउंटेड, हेविली डिस्काउंटेड जो रूस का तेल है उससे पूरा करें। तो उससे क्या कीमत नीचे आएगी? पेट्रोल की कीमत नीचे अगर आएगी? हमारी तकरीबन 18 से 20% टोटल फ्यूल, क्योंकि हमारा 50% आइडिया है कितना कम हो जाएगा पेट्रोल? नहीं, वो बैक कैलकुलेशन हो सकती है, हम कंट्रैक्चुअली नहीं बता सकते कि हमें कितना डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो बैक कैलकुलेशन हो जाएगी कि ये जो कह रहे हैं उससे डिस्काउंट कितना मिल रहा है, उस पर मैं तबसरा नहीं कर सकता, मगर every penny that we get will be passed on to the people। एक आखिरी बात, मैंने आपको शहर का नहीं बताया, मैंने आपको गरीब आदमी का बता दिया, मैंने आपको दही का बता दिया, मैंने आपको इन्फ्लेशन के खिलाफ जो हमने वो बता दिया। शहरों के अंदर बजाय इसके कि टर्फ जो अभी मेरे भाई कह रहे थे स्टेट बैंक ने दिए थे, स्टेट बैंक पाकिस्तान का था, ऑस्ट्रेलिया या स्वीडन का तो नहीं था, तो आपने चंद गिने चुने लोगों को $5-6 बिलियन दे दिए, और वो सफेद जहाज खड़े, ना उनके लिए बिजली अवेलेबल है ना उनके लिए गैस अवेलेबल। अब हम भागते फिर रहे हैं इनको चलाना कैसे, और उनसे बात कर रहे हैं, चलवाएंगे उनको। लेकिन इस दफा शहरी इलाकों में एसएमईज के लिए फंड भी बनाया गया है, एसएमईज को पैसे दिए जाएंगे, यानी वो लोग जो बच्चे बच्चियां स्कूलों कॉलेजों से निकल रहे हैं उनको 30-40 लाख रुपया दिया जाएगा ताकि वो अपना नया कारोबार शुरू करें। ठीक है। दूसरा, आईटी सेक्टर की जो टैक्स की छूट थी वो खत्म हो रही थी, उसको रिन्यू कर दिया गया है। 1 लाख जो कंप्यूटर्स हैं वो बच्चों में जो टॉपर्स हैं उनमें तकसीम किए जाएंगे। बाहर से अगर आप लाएं, कोई भी आईटी से रिलेटेड सॉफ्टवेयर लाएं और या हार्डवेयर लाएं, उस पर छूट दी गई है। तो हमारी कोशिश ये है कि आईटी सेक्टर को हम प्रोलिफरेट करें। टैक्स का 0.25% है, वो तो हमने इस वजह से रखा है कि डॉक्यूमेंटेशन हो जाए, ये ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट के चक्कर चलते रहते हैं, वरना ये आप इसको समझे फ्री है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा आईटी का सेक्टर, हमारे बड़े ज़हीन बच्चे हैं, स्किलफुल बच्चे हैं, उनको कंप्यूटर्स दिए जाएं, थोड़ी सी कीमत घटाई जाए कंप्यूटर्स की, थोड़ी सी ब्रॉडबैंड की कीमत घटाई जाए। तो ये बड़ी रैपिड प्रोलिफरेशन शहरों के अंदर आईटी और एसएमई, ठीक है, दही इलाकों में प्रोडक्टिविटी और छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, और गरीब आदमी के लिए बिस्प, और जो महंगाई है उसके लिए 35%। मुज़म्मिल साहब, अब इसमें खैर ये जो इक़दाम है उन पे भी करते हैं बात, लेकिन आईएमएफ के साथ फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? जी सॉरी, अच्छा सबसे पहले तो मैं एक शिकायत कर दूं डॉक्टर साहब से। इनको सरकारी मुलाजिम जो है सबसे ज्यादा अजीज है, और अच्छी बात है, अजीज भी होने चाहिए। जब आप 50% खाने पीने की महंगाई करें तो 35% तो तनख्वाह बढ़ती है। लेकिन जो बेस्ट की बात की इन्होंने, वो जो है 400 अरब से 450 अरब, ये 12.5% सिर्फ बढ़ा है। और बकौल हफीज पाशा साहब के कि इस साल पाकिस्तान में जो बेरोजगारी की शरह है 11% है, यानी कि 10 आदमियों में एक आदमी बेरोजगार हुआ इस साल, और 10 करोड़ अवाम जो है गुर्बत की लकीर के नीचे है। तो ये डॉक्टर साहब थोड़ा सा भी बजट पास नहीं हुआ, इस बेस्ट को जो है कोई 400 अरब था ना, इसको आप 600 650 अरब लेके जाए और कहीं और कट लगा दें। ये जो प्राइम मिनिस्टर का
80 अरब रुपए डिस्क्रिशनरी फंड डेवलपमेंट का उसको कट कर सकते हैं, 90 अरब रुपए जो एनपीएम एमएनएस के लिए जो स्कीम के लिए रखा है वो कट करके अगर वो बिस्ट में आ जाएगा तो दुआएं भी मिलेंगी और लोग गुर्बत की लकीर से शायद हट भी जाए। अब बात आ जाए आईएमएफ पे। ये जो आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो तो आपके वजीर खजाना साहब ने जो है 2-3 दिन से वैसे ही लोगों को बताना शुरू कर दिया है कि जी अब 20 दिन रह गए हैं, 3 रिव्यू है, ये प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होगा। उस प्रोग्राम के पीछे जो है उन्होंने कह दिया कि ये आलमी साजिश हो गई है, आईएमएफ ने आलमी साजिश का हिस्सा है। और पीटीआई भी जो है, पहले पीटीआई ने आईएमएफ को नाराज किया था, आईएमएफ को तो आलमी साजिश की वजह से हो गया। अच्छा, फिर भी उसके बावजूद भी जो है ना आईएमएफ कोशिश कर रहा है। अब आईएमएफ कोशिश हमेशा से कर रहा है कि ये प्रोग्राम हो जाए, लेकिन आईएमएफ ने कहा था कि जो हमारा आपका बजट फ्रेमवर्क है वो जो है उसके हिसाब से आप बजट दें। जो कल बजट दिया गया है, ये वैसे तो जो अब ये बजट दिया और जब ये पास होगा तो इसमें जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। ये तकरीरें और जो है तकरीरों के लिए पिछले साल मिफ्ता इस्माइल के बजट में भी ऐसे ही हुआ था, और उसके बाद फिर कितने मिनी बजट आए आपको याद है। ये जो है बजट में आईएमएफ की इतनी 3 खिलाफ वर्जियां कर दी। एक, पाकिस्तान का तारीखी खसारा तकरीबन 7,000 अरब रुपए के इस बजट में ऐलान किया गया है। हमारी कैलकुलेशन है ये 2,000 अरब और 9,000 अरब हो जाएगा। अच्छा, दूसरा, इन्होंने सब्सिडीज 1100 अरब रुपए की कह रहे थे अमीरों को हमने कोई लिफ्ट नहीं कराई। 1100 अरब रुपए की जो है बिजली की, और डॉक्टर साहब के शोबे से ताल्लुक रखता है ये 1100 अरब रुपए बिजली, गैस और इस पे सब्सिडी है। और फिर जो तीसरी चीज जो है टैक्स एग्जेम्पशन, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा हमने अमीरों को तो छुट्टी करा दी, लोडेड टैक्स एग्जेम्पशन, 2,500 अरब रुपए की टैक्स एग्जेम्पशन, ठीक है ना। तो ये अमीरों का एलीट कैप्चर का बजट था। चलो जरा इसको कंटिन्यू कीजिए कमल साहब, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, वापस आते हैं। वेलकम बैक। जरा बहस को समेटते हैं। मुज़म्मिल असलम साहब, एक तो जो बात आज प्राइम मिनिस्टर ने की, उन्होंने कहा आगे जाने का रास्ता मिसाके मईशत ही है, वो उसकी पॉसिबिलिटी आप देखते हैं? जी डॉक्टर साहब, पहले आप ये मिसाके मईशत पे कर लीजिए। देखिए, पहले तो मुजम्मिल साहब ने जो तजावीज़ दी हैं वो अच्छी तजावीज़ हैं कि बिस्प को बढ़ाया जाए, ये बड़ी अच्छी तजवीज़ है, और कहीं से काट वाट के बढ़ाया जाए, ये भी अच्छी तजवीज़ है, और इसको देखते हैं। मैं तो समझता हूँ जो अच्छी बात है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले साल 150% इजाफा किया गया था बिस्प में एक साल के अंदर, और इस साल अगर ये 12-13% या 15% कह रहे हैं तो सालाना बिस्प के अंदर तकरीबन 80-85% इजाफा हर साल किया जा रहा है। मिसाके मईशत पर जरा आ जाए। मिसाके मईशत के लिए मैं एक और बात करना चाहता हूँ। बिजली की जो उन्होंने सब्सिडी की है वो बिल्कुल अमीर आदमी के लिए नहीं। वो तो वो लोग हैं जो 100 यूनिट से कम कमा रहे हैं। और जो गैस की सब्सिडी थी वो अभी तो हमने तो कहा भी कि थोड़ी सी दे दें हमें, उसके लिए एलएनजी जो हम लोगों के चूल्हों में जलाते हैं सर्दियों में जी, तो ना गैस के अंदर कोई इस वक्त इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए सब्सिडी है, ना बिजली के अंदर कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए सब्सिडी है। ये 100 यूनिट से कम लोग जो हैं उनको लिए टारगेटेड सब्सिडी है, और यही गैस के अंदर, गैस में तो हमने 2 टैरिफ अलग बना दिए। लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो आपस में, इसका मतलब ये नहीं कि हम इकट्ठे हो जाएं, लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो जिस तरह अभी मुजम्मिल साहब ने एक अच्छी तजवीज़ दी है, इसी तरह की गुफ्तगू के जरिए बढ़ेंगे। तो अगर हम अग्री कर जाएं किसी ब्रॉड प्रिंसिपल में, मिसाक ना भी हो, मगर एक थोड़ी सी डी एस्केलेशन करें, जो पोलराइजेशन हुई है इसको थोड़ा सा कम कर लें, तो मेरे ख्याल में बेहतरी की गुंजाइश है। मुज़म्मिल असलम साहब, योर टेक। प्राइम मिनिस्टर ने तो आज कहा है कि आगे जाने का रास्ता जो है वो मिसाके मईशत ही है, तो क्या कोई ऐसे प्रिंसिपल जो है वो हमारी सियासी जमातें निकाल सकती हैं कि जिन पर सियासत अलग कर दें और ये इकोनॉमी के ये जो मामलात हैं, लेट्स से ABCD, इनको अलग जो है वो रखा जाए? बिल्कुल, देखें, बिल्कुल डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक बात बोली है। मिसाक इस तरह कर ले कि ये कहना है कि जी हमें खसारा कम करना है, हमें नुकसान वाले इदारे नहीं रखने, हुकूमत का साइज छोटा करना है, काबिल टैक्स आमदनी को टैक्स लगाना है, चाहे असेंबली में लोग बैठे हैं, ये सारी चीजों पे मैं कहता हूँ कि बिल्कुल आज नहीं कल हो जाना चाहिए। मैं सिर्फ एक बात बड़ी अहम है, ये डॉक्टर साहब की नॉलेज में लाना चाहता हूँ, आपकी भी नॉलेज में, जो LNG थी $40 से अब $10 से सस्ती हो गई है। कतर का मुआहदा महंगा पड़ रहा है, मार्केट सस्ती हो गई है, तो ये LNG और दूसरा कोयला $400 से $100 से नीचे आ गया है।
तो डॉक्टर साहब हम ये जो सस्ती अच्छा। कोयला और ये जो LNG मंगा के ये बिजली थोड़ी सस्ती करा दे, ये जो आपने 3.5% ग्रोथ का कहा है ना, ठीक ये है। इंशाल्लाह 5 हो जाएगी। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं जी। LNG पे तो हम कर रहे हैं मुआहिदा। अभी हम अजरबैजान से मुआहिदा करके आए हैं स्पॉट डिस्ट्रेस्ड कार्गोज का। आपकी बहुत अच्छी तजवीज़ है, और वो जो कोयले वाली तजवीज़ भी मैं खुर्रम दस्तगीर ठीक है, साहब को बहुत जरूर शुक्रिया। दूंगा। मुज़म्मिल असलम, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।